सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोग के इस YouTube चैनल पर मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी रस का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने जाना था। रस के संक्षिप्त परिचय के बारे में हम लोगों ने जानकारी की थी। आज हम लोग रस के अंग के बारे में विशेष रूप से जानकारी हासिल करेंगे और उसमें हमने थोड़ा सा जिक्र किया भी था कि रस के कितने अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और सबसे पहले आज हम रस के अंग की चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं कि रस के अंग जो होते हैं वो चार होते हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें अस्थायी भाव की, तो अस्थायी भाव जो होते हैं कि जो भाव मानव मस्तिष्क में अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। जो भाव मानव मस्तिष्क में अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। इसके बाद जो मित्रों हमारे सामने बात आती है और जो जिसपे हमें गौर करने वाली बात होती है, जो हमें विशेष रूप से पढ़ना है, वो ये है कि विभाव। आई बात समझ में? विभाव, यदि हम विभाव की बात करें तो विभाव की सबसे पहले संख्या की बात करें या फिर प्रकार की बात करें तो विभाव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी इसके भी दो प्रकार होते हैं। आलंबन विभाव के दो प्रकार होते हैं, पहला है आश्रय, दूसरा है विषय। और उद्दीपन के भी दो भाग होते हैं, पहला है बाह्य को हम प्राकृतिक भी कहते हैं और दूसरा है आंतरिक को हम भौतिक भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है कि विभाव, इसके पश्चात आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। देखिए, आलंबन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आलंबन का अर्थ होता है सहारा। जिसके सहारे रस की उत्पत्ति होती है उसे हम आलंबन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो बात आती है मित्रों उद्दीपन की, तो उद्दीपन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उद्दीप्त करना होता है, अर्थात जागृत करना और तीव्रता प्रदान करना। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि आश्रय के मन अथवा हृदय में उत्पन्न रस को तीव्रता प्रदान करता है। कौन? उद्दीपन। आश्रय के मन में या फिर हृदय में उत्पन्न रस को तीव्रता प्रदान करने का काम कौन करता है? उद्दीपन करता है। आई बात समझ में? इसके बाद जो बात हमारे सामने आती है वो है कि आश्रय किसे कहते हैं और विषय कहते हैं। समझने वाली बात अब हमारे सामने आती है कि आश्रय किसे कहते हैं और विषय कहते हैं। तो सबसे पहले बात जो आती है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। इसको परिभाषिक रूप में यदि हम कहें तो जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। और यदि हम विषय की बात करें मित्रों, तो जिसके कारण मैंने लिख भी दिया है कि जिसके कारण आश्रय के मन में रस उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विषय कहते हैं। या फिर आप कह लीजिए आश्रय के मन में जिसके कारण, या फिर आश्रय के मन में जिस कारण से रस उत्पन्न होता है उसे हम विषय कहते हैं। आई बात समझ में? और इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है उद्दीपन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया भी, इसमें प्राकृतिक या बाह्य होते हैं, आंतरिक या भौतिक होते हैं। इसकी चर्चा हम अभी आपके सामने बाद में बताएंगे इसको विस्तृत रूप से। देखिए, जो है थोड़ा सा अभी मैं बता देता हूं कि बाह्य या प्राकृतिक मतलब होता है कि रस की उत्पत्ति में जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जो प्राकृतिक वातावरण होता है, प्राकृतिक वस्तुएं मान लीजिए या फिर प्राकृतिक वातावरण मान लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक उद्दीपन। और आंतरिक का मतलब ये होता है कि जो अपने मनोभावों का विषयी जो होता है वो अपने मनोभावों को जिस प्रकार से व्यक्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक या भौतिक उद्दीपन बोलते हैं। आई बात समझ में? अभी और अच्छे से क्लियर कर देंगे हम।
इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जैसे है आश्रय, विषय, बाह्य और आंतरिक, इन चारों का जिक्र हम और अच्छे से कर सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप लोग जानते होंगे इस उदाहरण को कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय और बिकल बटुही बीच में पड़े में मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटुही बीच में पड़े मूर्छा खाए। इसमें जो होता है, इसमें मित्रों भयानक रस निकल करके आता है। क्या होता है? भयानक रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। अब जो बात हमारे सामने आती है कि यहां पर हमें जो जानकारी करनी है, अब देखिए जो प्रश्न का जो पैटर्न है, जो प्रश्नों का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है, बदल गया है। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए पहले जो होता था तो एक सेंटेंस दे दिया जाता था या फिर एक कोई कविता दे दी जाती थी या कोई एक वाक्य दे दिया जाता था और उस पे ये कह दिया जाता था कि उक्त पंक्तियों में रस की पहचान करिए। तो वो हमारे लिए या फिर अभ्यर्थी के लिए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाती थी। आजकल प्रश्न का पैटर्न चाहे यूपीएससी का हो या फिर जो है वनडे एग्जाम के लिए है, सबके लिए पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए उसमें ये होगा कि एक पंक्ति दे देंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर इसको मान लीजिए कि एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटुही बीच में पड़े मूर्छा खाए। और इसमें ये पूछ लेगा कि उक्त पंक्ति में आश्रय और विषय बताइए। यही पूछ लेगा आपसे कि उक्त पंक्तियों में आश्रय कौन है और विषय कौन है। तो जब तक निश्चित तौर पर हम ये आपसे कह रहे हैं कि जब तक आपको इसकी परिभाषा या फिर इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, आप उत्तर या फिर स्टूडेंट जो हमारे हैं वो क्या होता है कि उत्तर जो है वो गलत लगा देते हैं या फिर उनका प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है पूरी तरीके से और उनको मार्क्स नहीं मिलता। और देखिए कंपटीशन का जमाना है और यदि आपका एक प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो आप सैकड़ों अभ्यर्थियों के पीछे चले जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए हमें जो है जो तैयारी करनी है वो एक एक प्रश्न पे समय देना है मित्रों, एक एक प्रश्न पे समय देना है और विधिवत देना है कि हमारा एक एक, चूंकि लड़ाई एक एक प्रश्न की होती है, यदि हमारा एक प्रश्न गलत हो जाता है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए एक एक प्रश्न पे लड़ाई लड़नी है और उसको अच्छे से समझना है। आइए इसके बारे में एक बार हम बताएं। जैसे कि मैंने कहा कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय और बिकल बटुही बीच में पड़े मूर्छा खाए। ये भयानक रस है, इसका स्थायी भाव होता है भय। अब इसमें आश्रय, विषय, बाह्य और आंतरिक का जिक्र मैंने यहां पर कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें आश्रय क्या होता है। तो आश्रय की परिभाषा मैंने दी है आपको कि जिसके मन में रस उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। तो आश्रय क्या हो गया? भय कौन खाया? यहां पर भय कौन खाया? तो भय खाया है बटुही। तो बटुही मित्रों हो गया राही, बटुही जो होता है। तो भय किसको लगा? बटुही को लगा। तो बटुही हो गया क्या? आश्रय। और किसके कारण उसको डर लगा? अब ये बात हमारे सामने आती है, किसके कारण वो डरा? भय नामक अस्थाई भाव जो है, भय कैसे आया? तो उसके लिए क्या है? विषय जो हो गया वो हो गया अजगर और शेर। अजगर और शेर के कारण जो है बटुही को भय लगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषय। अब एक बात समझने वाली जो है कि बाह्य उद्दीपन, उद्दीपन की बात करें तो बाह्य क्या है? यहां पर जंगल है, जबकि आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में जंगल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जंगल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि इसमें यह है छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है कह लीजिए। तो जंगल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन शेर और अजगर जो है सामने आ रहा है, तो ये इनका स्थान जो है वो जंगल ही होता है। इसलिए यहां पर जो है बाह्य जो उद्दीपन हो जाएगा वो जंगल हो जाएगा और आंतरिक उद्दीपन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजगर के बड़े बड़े दांत हो सकते हैं और उसके बाद शेर का दहाड़ना हो सकता है। शेर का दहाड़ना जो है ये सब क्या हो जाएंगे? आंतरिक उद्दीपन। क्लियर? एक उदाहरण से आप लोगों को और समझाऊंगा और बेहतर ढंग से समझ जाएंगे आप लोग। क्लियर? आइए देखा जाए। सबसे पहले मैंने उदाहरण ऊपर लिख दिया है कि एक घने जंगल में काली रात में शेर की दहाड़ सुनकर लड़का बेहोश हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसमें चारों चीजें क्या हो? आश्रय क्या होगा? विषय क्या होगा? बाह्य क्या होगा? आंतरिक क्या होगा? इस उदाहरण के माध्यम से आप, क्योंकि इसको आप समझ गए होंगे, तो इसके माध्यम से आप इसमें आप जो है आश्रय, विषय, बाह्य और आंतरिक आप अलग अलग कर सकते हैं।
चलिए मैं भी बताता हूं कि यहां पर देखेंगे तो एक घने जंगल में काली रात में शेर की दहाड़ सुनकर लड़का बेहोश हो गया। इसमें भी भयानक रस है, इसमें भी क्या है, भयानक रस है। अब आप देखेंगे कि यहां पर आश्रय क्या होगा, आप देखोगे कौन बेहोश हो गया, तो यहां पर जो निकल करके आया वो क्या हो गया, लड़का। तो आश्रय क्या हो जाएगा मित्रों, आश्रय हो जाएगा लड़का बेहोश हो गया। विषय जो है क्या है, विषय क्या हो जाएगा, किसके कारण बेहोश हो गया, शेर की दहाड़ या फिर शेर। विषय क्या हो गया, शेर हो गया। विषय क्या हो गया, शेर हो गया। और उसके बाद बाह क्या हो गया, यह जो है घना जंगल हो गया, घना जंगल हो गया, काली रात भी आप कह सकते हैं। ये सब क्या हो गए, बाह्य उद्दीपन हो गया। और आंतरिक उद्दीपन क्या हो गया, शेर की दहाड़ जो है, ये जो उसकी दहाड़ है, ये क्या है, उसका आंतरिक उद्दीपन है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है निकल करके कि हमने पढ़ा अस्थाई भाव, इसके बाद विभाव, इसके बाद अनुभाव, इसके बाद जो बात आती है अनुभाव की बात आती है। चलिए अनुभाव के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए मित्रों। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मित्रों अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे या बाद में। क्लियर। अब इसके बाद जो बात हमारे सामने आती है, इसको हम परिभाषिक रूप में कहें तो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के पश्चात क्या होता है, अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद, अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, कह लीजिए अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के पश्चात जो भाव हमारे सामने उत्पन्न होते हैं या जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनुभाव। अनु का मतलब ही होता है पीछे या बाद में। तो आप कह सकते हैं परिभाषिक रूप में कि अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के पश्चात जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। आइए इसको परिभाषिक रूप में लिख लिया जाए। अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर जो भाव, अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर जो भाव बाद में उत्पन्न होते हैं, बाद में उत्पन्न होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। आई बात समझ में। और अगर शॉर्ट रूप में हम देखें तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है इसकी कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। या एक परिभाषा और निकल करके आती है, या आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं मित्रों, 4 प्रकार के होते हैं। आइए इसके प्रकार के बारे में चर्चा किया जाए। मित्रों अनुभाव के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। आइए चारों का जिक्र कर लिया जाए। पहला है आहार्य, दूसरा है वाचिक, तीसरा है कायिक और चौथा है सात्विक।
आई बात समझ में? पहला है आहार्य, दूसरा है वाचिक, इसको मानसिक भी कह सकते हैं हम, और तीसरा है कायिक, और चौथा है सात्विक। अब इसका अर्थ आहार का मतलब यह होता है वेशभूषा। मित्रों, आहार का मतलब होता है वेशभूषा। तो नायक अथवा नायिका जब अपने वेशभूषा द्वारा, नायक अथवा नायिका जब अपने वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहार्य अनुभव। जैसे आज के दौर का मैं उदाहरण बताऊंगा आपसे कि मान लीजिए कि जैसे हनी सिंह हैं, हनी सिंह जो हैं, तो उनका बाल देख लीजिए आप, जिस तरीके से इधर दोनों साइड में सफाचट होता है और पीछे मुर्गा टाइप कटिंग का होता है ना, तो जैसे ही लोगों ने उनको देखा तो वैसे ही ट्रेंड चल गया और लोगों ने वैसे ही बाल कटवाने शुरू कर दिए हनी सिंह के कटिंग का। तो क्या हुआ? उसकी वेशभूषा देख करके, और इस तरीके से महिलाएं भी बहुत सारी नायिकाओं का वो करती हैं, नायिकाओं के पचिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो जैसे कॉपी करना, आप समझ लीजिए, नायक अथवा नायिका की वेशभूषा को कॉपी करना या फिर उसके द्वारा जो वो अपना भाव प्रदर्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आहार्य। आहार्य का मतलब ग्रहण करना। नायक और नायिकाओं के भाव से जो मिलता है, जो लोग सीखते हैं, जो भाव सीख निकल करके आता है, जो सीखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको मित्रों बोला जाता है आहार्य बोला जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद की जो बात आती है हमारे सामने, वाचिक या मानसिक। वाचिक या मानसिक, किसी भी दृश्य का वर्णन जो है वो दो तरीके से होता है। किसी भी दृश्य का वर्णन दो तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना आपके सामने घट गई, जैसे मान लीजिए यदि कोई दुर्घटना आपके सामने घट जाती है तो जो लोग प्रत्यक्षदर्शी होते हैं तो क्या होता है कि उनके सामने घटना घट जाती है तो वो स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी जुबान से आवाज नहीं निकलती। आई बात समझ में? और क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जबकि फिर क्या होता है कि उसके पश्चात उसको वह अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि हम वहीं खड़े थे और अचानक ट्रक आई और इस तरीके से घटना घट गई। आई बात समझ में? तो वाणी के माध्यम से किसी भी घटना का वर्णन करना वो क्या हो जाएगा? वाचिक। वाचन का मतलब वाणी के माध्यम से। आई बात समझ में? तो ये हो गया किसी भी दृश्य का वर्णन वाणी के द्वारा व्यक्त करना। क्लियर? इसके बाद जो आती है हमारे सामने कायिक। मित्रों, कायिक का मतलब ही यही होता है, हम आपको बताएं कि कायिक का जो अर्थ होता है काया प्लस इक। ये हो गया क्या? वाणी के द्वारा वर्णन, और ये वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन। नायक और नायिका के वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन को क्या बोलते हैं? आहार्य बोलते हैं। और वाचिक, वाणी के द्वारा किसी दृश्य का वर्णन क्या हो जाएगा? वाचिक हो जा। कायिक मतलब काया प्लस इक। काया का मतलब होता है शरीर और इक का इक प्रत्यय लगा हुआ है। आई बात समझ में? और इक का जो अर्थ निकल करके आया प्रतिक्रिया। क्या होता है? इक का अर्थ क्या होगा? प्रतिक्रिया। अर्थात अब ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शरीर के द्वारा जो है जो प्रक्रिया व्यक्त होती है। आई बात समझ में? जैसे दौड़ना, कूदना। आई बात समझ में? दौड़ना, कूदना, इसके पश्चात भी भागना, इशारे करना। मित्रों,
कायिक का अर्थ होता है काया प्लस इक। काया मीन्स शरीर होता है, इक मीन्स होता है प्रतिक्रिया। तो शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। अब जैसे इसमें शरीर के द्वारा क्या होता है दौड़ना, कूदना, भागना, शरीर का किसी कोई भी अंग, शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग हो, कूदना, भागना, इशारे करना। और एक बात बताऊं, आंख मारना, हंसना नहीं, आंख मारना भी कायिक के अंतर। एक प्रश्न पूछा जाता है कि इशारे करना क्या है, क्या है, तो कौन सा अनुभाव है, कायिक है कि सात्विक है कि वाचिक है कि आहार्य है। तो आप लिखोगे जो है इशारे करना या फिर आंख मारना, आप कह सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, कायिक के अंतर्गत आएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो है क्या है, ये सात्विक होता है। आई बात समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब सात्विक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको जरा देख लिया जाए। सात्विक जो होता है इनकी संख्या 8 होती है। भ्रमित मत होना, याद रखना। कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि सात्विक की संख्या कितनी होती है, तो लोग 4 मार देते हैं उसमें, लेकिन आपसे सात्विक पूछा जा रहा है तो सात्विक का ही लिखना है आपको। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और याद रखिए सात्विक में वो होता है जिन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, इसको अनैच्छिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनैच्छिक। इसको हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक। ये बिना इच्छा के होते हैं, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है। तो जिन क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता उसे हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, स्वतः हो जाता है कोई कि यदि डीजे बजने लगा, आई बात समझ में, यदि डीजे बजने लगा तो कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि बिना वो नाच कूद किए वो मानेंगे नहीं, आप चाहे जितना रोकिए उनको। तो क्या है, वो सात्विक है कि अगर डीजे बजा तो ये उनको नाचना ही नाचना है, वो चाहे जहां रहेंगे वो उसमें जो है चल करके आ जाएंगे वहां पर, और बिना नाचे वो जो है मानेंगे नहीं। तो वही है, उनमें अपना नियंत्रण नहीं होता उस पर। आई बात समझ में। अब इसी 8 जो प्रकार होते हैं वो देख लीजिए। पहला है स्वरभंग, दूसरा है स्वेद, तीसरा है स्तंभ, चौथा है कंप, पांचवा है रोमांच, और छठा है विवरणता। और सातवां है अश्रु। और आठवां है प्रलय। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंब, रोमांच, विवरता, अश्रु, प्रलय। स्वरभंग स्वेद, स्तंभ, कंप, रोमांच, विवरता, अश्रु, प्रलय। तो मित्रों इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा सात्विक को अनैच्छिक भी कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंप, रोमांच, विवरता, अश्रु, प्रलय। स्वरभंग का मतलब होता है वाणी में रुकावट, आई बात समझ में। स्वेद का मतलब होता है पसीना, स्तंभ का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, जड़ हो जाना। कंप का मतलब होता है कांपना, कंप का मतलब होता है कांपना। रोमांच का मतलब होता है रोमांचित होना या फिर रोंगटे खड़े होना, रोमांच का मतलब होता है रोमांचित होना फिर रोंगटे खड़े हो जाना। विवरणता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के रंग, ठीक है। और उसके बाद अश्रु का मतलब होता है आंसू। और प्रलय का मतलब होता है मूर्छा या फिर बेहोश हो जाना। विवरणता का अर्थ होता है रंग बदलना, आई बात समझ में। इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है, एक पॉइंट इसमें से रह जाता है जिसको हम बोलते हैं संचारी भाव। छोटा सा है, उसको भी लगे हाथ समझ लिया जाए।
संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं क्षणिक भाव। मित्रों, इनकी संख्या जो होती है वो होती है 33। इस तरीके से संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। और 34वां संचारी भाव भानुदत्त जी ने छल को माना है। भानुदत्त जी ने 34वां संचारी भाव जो है वो छल को माना है। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो आप 33 को ही लगाओगे, तो 33 ही सही माने जाते हैं। यदि हम इसको संचारी भाव को परिभाषा के रूप में पिरोएं तो मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं और अस्थायी भाव के बदलने पर ये भाव भी परिवर्तित होते रहते हैं। हम आपको बताएं कि संचारी भावों को जो है पानी के बुलबुले के समान माना गया है। यह बनते और बिगड़ते रहते हैं। संचारी भावों को पानी के बुलबुले के समान माना गया है। ये मन मस्तिष्क में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, इसी तरीके से मैं एक उदाहरण और बताऊं कि जैसे रति नामक अस्थायी भाव के कारण जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा था, उस वक्त उसके मन में मोह, उसके बाद में प्रेम, ये सब संचारी भाव जागृत हुए हो गए। आई बात समझ में? उसके साथ साथ देखिए मोह, हर्ष, आवेग, मोह, हर्ष, आवेग आदि संचारी भाव भी जागृत हुए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने रस के अंगों के बारे में हमने चर्चा की। रस के जो प्रमुख अंग होते हैं 4, जैसे अस्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भावों की आज हमने चर्चा कर लिया इस वीडियो में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो एक बार आप लोग कमेंट करिए और हमारे वीडियो को यदि आपको लगे कि हमने मेहनत किया है तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक में शेयर करिए। और जो है आगे के वीडियो में हम किसी इसके प्रकार के बारे में बताएंगे आपको, एक एक रस के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।